हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं द आर्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच इज अ पोर्शन ऑफ द टर्म 2 सिलेबस। और इसमें हमारा जो सब टॉपिक है दैट इज गोइंग टू डील विद द सोर्स ऑफ द ईएम वेव्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ईएम वेव्स। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे दिमाग में इनिशियली आ जाता है दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ बिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बिट ऑफ मैग्नेटिज्म। किसके बारे में ज्यादा बातें करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ज्यादा बातें करेंगे या मैग्नेटिज्म के बारे में ज्यादा बातें करेंगे? ये ऐसा तो नहीं है कि दोनों का बैलेंस है। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस एंड मेनी मोर स्टफ। सो व्हाट एग्जैक्टली इज अवर लर्निंग गोल्स? सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि ईएम वेव जनरेट हो। माइंड यू, देयर आर टू आर्टिकल्स। देयर इज अ जनरेशन ऑफ द ईएम वेव एंड देयर इज अ प्रोपगेशन ऑफ द ईएम वेव। जब हम बात कर रहे हैं द सोर्स ऑफ द ईएम वेव्स की, सो वी आर इंटरेस्टेड टू लर्न अबाउट दैट हाउ आर वी गोइंग टू actually generate the EM waves. And then, of course, we are also interested in the propagation. And propagation, mind you, took a lot of time. It took around 30-35 years before a generated EM wave could be transmitted actually or propagated. It took the brilliance of some physicists. And we're also going to talk about the properties or the characteristics of the EM waves, just like a new kind of a wave. So उसकी कुछ characteristics होनी चाहिए, as every wave has some characteristics. So how do we actually begin? So we begin with an article which is known as the status of charge, the dynamics of charge. देखो चार्ज है तो चार्ज हो सकता है रेस्ट पर, हो सकता है यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है एक्सेलरेटेड मोशन में हो। सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टैटिक चार्ज, क्योंकि स्टैटिक चार्ज क्या करता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। पर हमारा आर्टिकल तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का है, तो फिर हो सकता है कि हम मूविंग चार्ज को यूज करें। पर एक मूविंग चार्ज जो कि एक यूनिफॉर्म मोशन में हो, वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। ग्रेट। But when if it is in the state of accelerated motion, मतलब अगर हम इसको accelerated charge बोलेंगे, so then an accelerated charge generates EM field and plus radiate energy in the form of EM waves. So that's exactly what we wanted. इसका मतलब हमारा जो फोकस है वो किसके ऊपर है? दैट इज ऑन द एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। And now we have a very peculiar type of acceleration जिसको हम बोलते हैं as an oscillatory charge or an oscillatory motion of the charge. So if I'm talking about an oscillating charge, एक oscillating charge में acceleration होती है, और अगर हम उसको बहुत ही कीनली बहुत अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं तो मैं उस मोशन को सिंपल हार्मोनिक बना सकता हूँ, such that I can go in and talk about the acceleration as equal to minus of omega square into x. So I will be able to talk about the frequency also. So this article is about इंट्रोडक्शन ऑफ एन ऑसिलेटिंग चार्ज। अब मैं चार्ज को कैसे ऑसिलेट करवाऊं, तो मुझे ध्यान आया आई हैव अ सर्किट फॉर दैट। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एसएचएम, तो मैं बात कर रहा हूं अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस की। रियल टाइम ऑसिलेशंस कैन बी डैम्प्ड ऑसिलेशन, बट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट? अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। सो हाउ डू आई डू सो? सो फॉर दैट आई हैव अ एलसी सर्किट विद मी, जिसको मैं एक एलसी टैंक सर्किट बोल सकता हूं, जिसमें मेरे पास एक प्योर कैपेसिटर है और एक प्योर इंडक्टर है। So I have a pure capacitor एंड अ प्योर इंडक्टर। इसका मतलब रेजिस्टेंस नहीं है दोनों में, है ना। जैसे प्योर कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को गायब करना हो तो कैसे करोगे? तो आप उसकी प्लेट्स को बहुत बड़ी बनाओगे, मतलब उसका एरिया बहुत ज्यादा रखोगे। रिमेंबर, रेजिस्टेंस क्या होती है? रो एल बाई ए। एरिया बहुत ज्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर प्लेट्स इज गोइंग टू बिकम नेग्लिजिबल। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि हमें पता है दैट द प्लेट्स आर मेड ऑफ अ कंडक्टर एंड एवरी कंडक्टर हैज अ फाइनाइट रेजिस्टेंस। लेकिन अगर आप उसको कॉपर से बनाते हो तो एक तो उसकी रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, और दूसरा अगर आप उसका एरिया बड़ा करते हो तो उसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाएगी। सो वी कैन टॉक अबाउट दिस एज अ प्योर कैपेसिटर। इन सिमिलर मैनरिज्म आप एक प्योर इंडक्टर को भी डिजाइन कर सकते हैं which has a negligible resistance. Now, this capacitor initially is completely charged. So let's say the charge on this upper plate, let's say the plate P, is supposed to be Q naught. तो इस समय जितनी एनर्जी है वो सारी की सारी कैपेसिटर के पास है, और सर्किट में कोई करंट नहीं है। सो द वैल्यू फॉर द करंट इन द सर्किट इज जीरो। मतलब इंडक्टर के पास कोई भी एनर्जी नहीं है, तो सारा एनर्जी का जो कोटा है
वो किसके पास है? कैपेसिटर के पास में, जिसको मैं यूसी लिख लेता हूँ। और जो इंडक्टर का कोटा है एनर्जी का वो कितना है? 0 है। एक तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं कि सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है। कैपेसिटर के पास जो एनर्जी होती है किस फॉर्म में होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में। और इंडक्टर के पास जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है? दैट इज इन द मैग्नेटिक फॉर्म। तो इस समय सारी एनर्जी इलेक्ट्रिकल है। गुड, ग्रेट। सो व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस? आफ्टर दिस मतलब ये t इक्वल टू 0 पर है। सो नाउ लेट्स लुक एट अनदर टाइम इंस्टेंट where we have t as equal to t/8। तो कैपेसिटर जो है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होना शुरू होगा, मतलब उसकी जो एनर्जी है वो इंडक्टर के क्रॉस आनी शुरू होगी। सो इंडक्टर के क्रॉस फ्लक्स आना शुरू हो जाएगा, मतलब एक तरीके से फ्लक्स का वेरिएशन शुरू हो जाएगा। कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, मतलब उसकी एनर्जी कम होने लगेगी। तो उसके ऊपर जितना चार्ज है इस समय प्लेट पी के ऊपर, वो चार्ज अब मान लेते हैं क्यू हो गया, क्यू की वैल्यू क्यू नॉट हो जाएगी और सर्किट में करंट डेवलप होना शुरू हो जाएगा जिसको हम आई लिख लेते हैं। इस समय सर्किट में अगर हम एनर्जी को देखेंगे तो एनर्जी दोनों किस्म की होगी। यहाँ पर एनर्जी जो है वो कैपेसिटर के पास भी होगी Q²/2C, और इंडक्टर के पास भी होगी हाफ Li²। सो काइंड ऑफ एनर्जी का बैलेंस फील होना शुरू होगा। एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं। नाउ एट अ फ्यूचर इंस्टेंट, लेट्स से t इक्वल टू t/4, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब उसकी प्री प्लेट पे चार्ज 0 हो जाएगा। लेकिन सर्किट में जो करंट है वो इस समय पीक वैल्यू पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब t/8 पे जो करंट था वो पीक वैल्यू से कम था, और जो फ्लक्स है यहाँ पे मैक्सिमाइज हो जाएगा इंडक्टर पे। इस समय जितनी भी एनर्जी है वो सारी मैग्नेटिक फॉर्म में होगी और सारी इंडक्टर के क्रॉस होगी। कैपेसिटर के क्रॉस एनर्जी 0 हो जाएगी। भले इस समय एनर्जी को आप मैग्नेटिक बोल सकते हैं, t इक्वल टू 0 पे एनर्जी को इलेक्ट्रिकल बोल सकते हैं, लेकिन t इक्वल टू t/8 पे आप एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल सकते हैं। दैट्स माय कंसर्न। मुझे उसी को देखना है। Now the next instant, that is at 3t/8, now what happens? Now there was a current. Now what starts to happen कि जो कैपेसिटर की जो लोअर प्लेट है, it starts getting charged again। मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ द करंट। सो द करंट है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। कैपेसिटर की जो नीचे वाली प्लेट है, जो क्यू प्लेट है, उस पर चार्ज आना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी ये चार्ज बिल्डअप हो रहा है। सर्किट में करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, पर हाँ, जो पी प्लेट है उस पर पोलैरिटी ऑफ द चार्ज चेंज होनी शुरू हो गई है। अब वहां पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इंडक्टर मेक इट श्योर कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो चेंज नहीं हो रहा है। इस समय अगर हम एनर्जी देखें तो बैलेंस में फील हो रही है कि कैपेसिटर के पास भी है और इंडक्टर के पास भी आ रही है, तो मतलब एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल सकते हैं। एज अ टाइम प्रोग्रेसेस और हम t इक्वल टू t/2 पे पहुंचेंगे तो क्या होगा? एक बार कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा, लेकिन इसका स्टेटस t इक्वल टू 0 जैसा नहीं है, क्योंकि इस समय पे अगर मैं देखूं तो पी प्लेट के ऊपर चार्ज तो वापस Q0 होगा, लेकिन नेगेटिव होगा। तो उसकी जो नीचे वाली प्लेट है उसके ऊपर चार्ज कितना? दैट इज गोइंग टू बी प्लस Q0। और इस समय जो सर्किट में जो करंट है वो कितना हो जाएगा? अरे फिर से 0 हो जाएगा। सो द सर्किट करंट वंस अगेन बिकम्स इक्वल टू 0। इसका मतलब एक बार फिर से इंडक्टर के क्रॉस फ्लक्स नहीं होगा। तो इस समय अगर हम एनर्जी का बैलेंस चेक करेंगे तो सारी एनर्जी एक बार फिर से कैपेसिटर के पास ही आएगी और इंडक्टर के पास नहीं होगी। एनर्जी एक बार फिर से कैसी हो चुकी है? कैपेसिटेटिव या फिर इलेक्ट्रिकल। एट द नेक्स्ट इंस्टेंट वी आर एबल टू सी कि क्या होने वाला है। जो कैपेसिटर है वो एक बार फिर से डिस्चार्ज होगा, लेकिन इस बार जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्या होगा? कैपेसिटर की वजह से चेंज हो जाएगा, और अब जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज आना शुरू हो जाएगा। Let's say the amount of the current becomes I, the amount of the charge on the lower plate becomes Q, and the inductor definitely has some flux। तो एनर्जी भी आ गई। तो कैपेसिटर पे भी एनर्जी है, इंडक्टर पे भी एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। टाइम इंस्टेंट क्या है? दैट इज इक्वल टू 5t/8। At a future instant, let's say that is equal to 3t/4, the capacitor once again gets discharged। तो सर्किट में जो करंट है, जो कि अब एंटी क्लॉकवाइज है, मैक्सिमाइज हो चुका है। पर कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो चुका है? 0 हो चुका है। इसका मतलब जितनी भी एनर्जी है वो एक बार फिर से इंडक्टर पे आ चुकी है, मैग्नेटिक फॉर्म में हो चुकी है। कैपेसिटर पे एनर्जी लॉस हो चुका है। एट द नेक्स्ट इंस्टेंट विच इज इक्वल टू 570/8,
Now the upper plate of the capacitor, because of the anti-clockwise current, starts charging और इसके ऊपर Q चार्ज डेवलप हो चुका है। तो सर्किट में चार्ज की वैल्यू पीक से कम है, करंट की वैल्यू भी पीक से कम है। एनर्जी की बात करें तो दोनों फॉर्म में है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी है मतलब कैपेसिटर के क्रॉस भी है, मैग्नेटिक फॉर्म में भी है मतलब इंडक्टर के क्रॉस भी है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फॉर्म में है। एंड फाइनली एट टी इक्वल टू कैपिटल टी मतलब एक पूरी साइकिल खत्म हो जाती है एंड द होल आइडिया इज रीस्टोर्ड। आप देख सकते हैं इनिशियली, और अब अगर हम चेक करेंगे तो जो प्लेट P है उस पर वापस से चार्ज Q0 डेवलप हो जाएगा। सर्किट में करंट एक बार फिर से जीरो हो जाएगा तो इनिशियल कंडीशन दोबारा से डेवलप हो जाएगी, मतलब एक बार फिर से जो एनर्जी है वो प्योरली कैपेसिटर पे आ जाएगी। माय पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन दिस होल आइडिया is about that how did the charge behave. So I learned that the charge actually oscillated. तो सिर्फ पी प्लेट को देखें तो पी प्लेट पे चार्ज पहले कम हुआ, जीरो हो गया, फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे उस पर नेगेटिव चार्ज हुआ, फिर नेगेटिव का पीक आ गया और फिर उसके बाद में क्या हुआ, जो वापस से जो प्लेट पी है उसके ऊपर वापस से पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। Which explains to me that I can write this particular equation for the charge as Q as equal to Q naught cos of omega t. दैट इज अ चार्ज। कैसे, टी इक्वल टू जीरो प्लेस करो, cos जीरो कितना है 1, तो मतलब Q पे चार्ज कितना प्लस Q नॉट है। सो आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू द चार्ज ऑन द प्लेट P। अब मुझे क्या पता है कि अगर मैं कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करूं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो होता है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को कैसे लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू Q अपॉन A एंड एप्सिलॉन नॉट। तो Q को कैसे लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू एज Q नॉट cos ऑफ ओमेगा t एंड डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब E को कैसे लिख सकता हूं, एज इक्वल टू E नॉट cos ऑफ ओमेगा t। एंड दैट कैन बी आल्सो प्लॉटेड, इट कैन बी आल्सो प्लॉटेड इन दिस पर्टिकुलर सेंस कि पहले क्या हो रहा है। अगर मैं चेक करूं, वापस जाते हैं डायग्राम के ऊपर, तो अब ध्यान से चेक करते हैं दैट व्हाट इज हैपनिंग। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं और इस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम है। धीरे धीरे चार्ज कम होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी, ई नॉट से कम आएगी, पर सेम डायरेक्शन में है तो इसका मतलब पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो यहां तक का ग्राफ स्केच कर लेते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पहले थी और अब कितनी होगी, जीरो हो चुकी है। ये वैल्यू कितनी थी, ई नॉट थी। सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज बिहेव्ड। अब इसके बियॉन्ड क्या हो रहा है वो चेक करते हैं। तो इसके बियॉन्ड देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो चेंज हो गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड अब नेगेटिव है पर ग्रो करने लगी है। नाउ व्हाट हैपेंस, द इलेक्ट्रिक फील्ड देन स्टार्ट्स बिकमिंग एज मैक्सिमाइज्ड, पर नेगेटिव मैक्सिमाइज हो जाएगी। फिर उसके बाद में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव में कम होनी शुरू हो जाएगी, मतलब यहाँ पे वैल्यू आपकी ई नॉट है पर इस डायरेक्शन में है मतलब नेगेटिव है। तो नेगेटिव पीक आ चुका है। फिर वह नेगेटिव पीक डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। फील्ड का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है पर फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो अब ई नॉट से कम आ रहा है लेकिन है नेगेटिव। और फिर एक बार फील्ड कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। सो दिस इज व्हाट वी कैन स्केच इट ओवर हियर, that this field gets negative and gets a negative peak that is minus of E naught, और फिर जो फील्ड है वो वापस से कितनी हो जाती है, जीरो। सो दिस इज हाउ द फील्ड बिहेव्स, which field, the electric field। एंड फाइनली व्हाट वी कैन से दैट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वापस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है और फिर मैक्सिमाइज हो जाती है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव था तो फील्ड की वैल्यू वापस से पीक पहुंच जाती है। So what we are able to see that the electric field is once again restored to its original value. So what you are able to understand that there is an electric field which is oscillating in nature over here. Now, can you agree the same thing about the current? Of course we can. So we are talking about a current in the circuit. You can see that initially the current is zero and then the current starts to build up. It becomes maximum, then starts decreasing, then becomes zero. Then it changes the direction. So initially it was zero, so it can be expressed via a sine function like this. That's the behavior of the current with respect to time. और वो मैथमेटिकली भी आपको ऑब्टेन हो जाएगा if you are going to actually
differentiate this equation. Now it depends upon us कि अब ये जो sin function है, how we are going to actually sketch. Are we going to sketch it in this mannerism, or we are going to sketch 180-degree out of phase? Meaning, I can sketch this particular function like this also. That's a self a sine function, but a 180-degree phased. अब वो कैसे? क्योंकि Q जो है वो मुझे गिवन है एज इक्वल टू Q नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी. अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, सो आई विल बी गेटिंग द करंट एज ए dq बाई dt एज इक्वल टू Q नॉट. कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन, सो दैट्स माइनस ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी, और कोएफिशिएंट ओमेगा बाहर आ जाएगा. सो द करंट बिकम्स इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा क्यू नॉट, इसको मैं आई नॉट लिख लेता हूं, तो माइनस आई नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी. इसको मैं लिख सकता हूं आई इक्वल टू आई नॉट ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ पाई, एंड दैट्स व्हाट आई एक्सप्लेन्ड इन द ग्राफ. So that's your minus of I naught, and this is supposed to be your plus of I naught. तो इसका मतलब क्लॉकवाइज करंट को नेगेटिव ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करंट को पॉजिटिव ले सकते हैं इन द सिमुलेशन. और करंट भी कैसा? ऑसिलेटिंग. तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी अक्रॉस द कॉइल, वो भी कैसी आएगी? ऑसिलेटिंग. सो व्हाट इज आइडिया? That an oscillating charge basically becomes a source of an oscillating electric field and an oscillating magnetic field. And that's what we wanted. We wanted both the fields to be oscillating, that is the electric and the magnetic field. Now, I have a view, मेरे को एक चीज नजर आ रही है, that is this particular time instant, this particular time instant, this particular time instant and this particular time instant. यहाँ पर एनर्जी जो है वो दोनों पे बराबर है, T/8, 3D/8, 5T/8, 7T/8 पे. एंड एज यू हैव दिस साइकिल मूविंग फास्टर एंड फास्टर, तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंट आएंगे जब आपको ऐसा लगेगा कि जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एनर्जी है वो करेक्ट प्रोपोर्शंस में है, बराबर प्रोपोर्शंस में है. एंड दैट्स व्हेन वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टुगेदर. मतलब उसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट भी है, मैग्नेटिक पार्ट भी है, पर दोनों पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो शायद इक्वल अमाउंट्स में है. सो गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट. सो करेंटली हमने जो अभी तक समझा, दैट इज अबाउट an oscillating charge particle through that circuit is a source of electromagnetic oscillations. Or oscillations are basically causing the disturbance in the medium, and from the disturbance there is a creation of the waves. So जो waves से develop होंगे उस disturbance से, जो कि electromagnetic oscillations है, तो उन waves का नाम क्या होगा? That is going to be the electromagnetic waves. So first of all, we have generated the electromagnetic wave through the oscillating charge, वो भी LC सर्किट से, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा एज इक्वल टू 1/√LC. मतलब अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं तो ओमेगा, और फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं तो 1/2π into 1/√LC. So that's the frequency at which you generated that oscillations, electromagnetic oscillations, and now you wish to propagate this in the medium. So this particular idea of the propagation was propelled by Hertz, where he conducted an experiment to prove that there is the existence of the transmission of the EM waves, जो कि आज के समय में हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं. हमारी मोस्टली जो कम्युनिकेशंस है, दे आर बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो प्लेट्स है P1 एंड P2 विच कैन बिहेव लाइक द कैपेसिटर प्लेट्स. स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट में एक स्क्वायर प्लेट मानी गई थी P1 एंड P2 which had a size of around 40 centimeter. The gap between the two plates was placed around 60 centimeter. And then we have an induction coil which is propelled by a high voltage input. And we have the two small spheres S1 and S2. They are tiny spheres which are connected through the metallic rods through the P1 and P2. And then there is a detector arrangement. And that detector arrangement over here is in the form of a circular detector, where there are the gaps in the detector. That means the ends of that gap are once again the metallic spheres, tiny metallic spheres labeled as S1 prime, S2 prime. और ये जो डिटेक्टर है उसका जो रेडियस है, that was kept around 35 centimeter. Now the whole idea of over here was to practically generate an LC circuit.
So this whole dimensions of 40 centimeter, 60 centimeter and the tiny spheres, they generate an LC circuit. So it generates a basically LC tank circuit which behaves as a transmitter. This structure behaves as a transmitter. Transmitter means it is going to transmit the electromagnetic waves. And then there is a detector towards the right which is behaving as a receiver of the electromagnetic wave. Now the Hertz took a year to actually conduct this particular experiment. And you can see that exactly how this experiment was observed. That there was the existence of the sparks between S1 and S2 because of the high input voltage at the induction coil. So those sparks which are produced between the S1 and S2 explain to us the direction of the electric field. Because the charge can be propelled or accelerated via the electric field only. Magnetic field cannot accelerate the charge. That means it cannot speed up or speed down the charge. Which means that the electric field is along the S1 and S2. So that's shown in the diagram over here, that that's the direction of the electric field. And now what happened? The detector was shifted in many directions, in many orientations. So in a particular orientation, जब S1 prime और S2 prime जो है वो S1 S2 के parallel आएंगे, तो a violent spark was obtained across the detector. It explained once again that the electric field once again would have appeared in this particular direction. And so the energy would have traveled in between that. So there was a propagation of energy in this particular mannerism, in this direction, which is shown in this particular diagram. That is, energy has moved in the direction which is perpendicular to that electric field oscillation. And that's an EM oscillation. वो हम पहले समझा चुके हैं कि उसमें इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस भी और मैग्नेटिक ऑसिलेशंस भी है। इस पर्टिकुलर डायग्राम में अगर हम इस वेव को देख रहे हैं जो कि एक EM वेव है, तो जो रेड पार्ट है उस वेव का, दैट इज शोइंग अस द इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस इन द वेव प्रोपगेशन, और जो ब्लू पार्ट है उसके अंदर, दैट इज शोइंग द magnetic field oscillation in the wave propagation. And this direction, that is a z-axis in the diagram, is representing the direction of the wave propagation. Hertz experiment was a breakthrough experiment in understanding the generation and the propagation of the waves. Now, the whole idea was based upon the spark, the oscillating charged particle, and the influence of the electric field creating the spark. Hertz, basically, through this experiment, actually explained the propagation. He also measured the length and the velocity of the EM wave. That means the wavelength of the EM wave and the velocity at which the wave was propagating. And he also explained to us that the EM wave could show reflection effects and the refraction effects, just like the light. And so later on, it was proved that the electromagnetic waves or the radiation is nothing but the light waves. What was the conclusion mainly drawn from the Hertz experiment? He explained that the energy, that's the EM energy, EM radiation, is basically transferred in the form of the waves. And so it came to light that term as electromagnetic waves. He also actually endorsed the Maxwell theory. Maxwell theory को support किया और ये बताया कि जो light waves हैं और जो electromagnetic waves हैं वो basically same waves हैं. राइट, सो वेव्स होती हैं, ये बताया कि मैक्सवेल की जो थ्योरी थी, दैट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. इट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड एक्सप्लेन दैट डिपेंडिंग अपॉन द टैंक सर्किट्स यू कैन हैव द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड हेंस द डिफरेंट वेवलेंथ्स. इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्यूचर में एक स्पेक्ट्रम की भी बातें करी. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज व्हाइल वी टॉक अबाउट द ईएम वेव प्रोपगेशन. हमने हमेशा बोला था कि दो पार्ट्स हैं. वन इज EM वेव जनरेशन. तो हमने बहुत डिटेल में समझा कि EM वेव को किस तरीके से LC सर्किट से जनरेट करा जाता है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोपगेशन. उसी तरीके से जैसे हम बोलते हैं कि आपके पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो, वो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम क्या करे, ऑसिलेट करे सिंपल हार्मोनिकली, तो उससे क्या होगा, ऑसिलेशन प्रोड्यूस होंगी विच आर गोइंग टू एक्ट एज अ सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, जिससे वेव डेवलप होंगी मीडियम में. तो यहां पर भी वही हो रहा है कि LC टैंक सर्किट की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस क्रिएट हो रही हैं, जिसकी वजह से वेव डेवलप हो रही है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि मीडियम में प्रोपगेट करेगी. सो वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टैब्लिश द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन.
So this is the direction of the propagation, let's just assume. So that is taken as the direction of the propagation. और अगर हम इसको हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के हिसाब से समझे तो भाई इसके परपेंडिकुलर हमने क्या समझा, देयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. एक ट्रांसमीटर पे देखा था हमने S1 S2 पे, और एक डिटेक्टर पे देखा था. So this is the direction of the propagation. So surely this is supposed to be taken, for example, as a direction of the electric field oscillations. And so the direction of the magnetic field oscillations is going to be perpendicular to this. So that's the direction of the magnetic field oscillations. So when I'm going to sketch this particular EM wave, so first of all I'm sketching up the electric field oscillations. So these are the electric field oscillations, and we can see that this is constructed in a plane where this is a plane. Let's say this is y and this is x, so that's an xy plane. And so we have the electric field oscillations here. These are the electric field oscillations, right? So it must have a peak value also. तो इसकी जो peak value है उसको हम E naught से denote कर लेते हैं. So this is your plus of E naught and this is the minus of E naught. That's regarding the electric field oscillations. And now when I'm going to talk about the magnetic field oscillations, so that is along this axis, let's say that's a plus z axis. So that magnetic field oscillations are like this. These are the magnetic field oscillations. So which plane I'm talking about? Let me construct a plane for you. So I'm constructing the plane for us. So that's the plane. So what is this plane? So that's XZ plane that contains the magnetic field oscillations. So let me show you the magnetic field oscillations also. So these are the magnetic field oscillations. राइट. सो इसकी भी पीक वैल्यू होगी जिसको हम उस वेव का एम्पलीट्यूड भी बोल सकते होंगे. राइट. सो दिस इज टेकन एज अ प्लस ऑफ बी नॉट एंड in this plane this is the minus of b naught, and that x of course as I explained is the direction of the propagation. So that's a sketch for the propagation of the EM waves. तो उसके अंदर आपको तीन डायरेक्शंस देखी आपने. एक डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशंस है, दूसरे पे मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशंस है, और एक डायरेक्शन एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है. एक बार नोट करी हमने कि ई और बी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और साथ में दोनों के दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं. सो इन शॉर्ट ई बी एंड प्रोपगेशन एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. So that's about the directions. Now when I talk about the frequency, so frequency of the wave is similar to the frequency of the source. तो फ्रीक्वेंसी जब हम बात करेंगे, सो दैट फ्रीक्वेंसी इज कमिंग फ्रॉम द टैंक सर्किट. तो टैंक सर्किट की बात करें तो वहां पर हमने ओमेगा को लिखा था एज 1/√LC, मतलब फ्रीक्वेंसी को एज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू 1/√LC. सो दैट फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इटसेल्फ. इसका मतलब जब हम इक्वेशन लिखेंगे वेव की, लेट्स से अबाउट इलेक्ट्रिकल वेव, दैट इज E naught इंटू साइन ऑफ as let's say kx minus of omega t. So that means that x is denoting the direction of the propagation and that omega is denoting the angular frequency at which the wave is propagating in the medium. So that's angular frequency at which the wave is propagating in the medium. E naught over there is representing the electric field amplitude. And on a similar note, if I'm going to write the magnetic field, so that's B as equal to B naught into sine of kx minus of omega t. So once again, you can see that x is denoting the direction of the propagation. Omega is the same angular frequency. The amplitude is different. That's a magnetic field amplitude. That's an oscillation of the magnetic field amplitude. And one more thing, that if I'm writing the electric field oscillations along the y, then the magnetic field oscillations are along the z, while the wave is propagating along the x. So we have covered up the article of the generation of the electromagnetic waves, or
धीरे से हम एंटर कर चुके हैं इन द आइडिया ऑफ द propagation of the electromagnetic waves. In the next session, we are going to talk about the more properties of the EM waves. So till then, happy learning. आज के लिए sign off.